अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। मैं मलिक ज़फ़र खलील, एडवोकेट, फाउंडर जिनाह जुडिशल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स, सिविल जज के पास्ट पेपर 2023, मतलब 2023 के पास्ट पेपर्स। आज के इसी वीडियो में हम सिर्फ पेपर वन मतलब सिविल लॉ वन डिस्कस करेंगे, जिसमें फैमिली लॉज हैं, कंट्रैक्ट एक्ट है, एंड प्रिंसेस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट सिलेबस है इस पंजाब के सिविल जज के एग्जाम में। तो ये पहला पेपर था। पहला पेपर देख के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे कि सर ये कैसे पेपर आ गया। और सारी उन्होंने जो है ना प्रपोजिशन डाल दी है। तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, तो वो बहुत परेशान थे कि सर हाउ वी कैन पास इट। तो ये तो बहुत मुश्किल था। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हम लॉ वैसा पढ़ते नहीं है जो हमें मतलब पढ़ना जैसे पढ़ना चाहिए। हम कुछ अकेडमीज हैं जो कहती हैं कि जी रट्टा लगाएं, रट्टा लगा के वहाँ पे छाप के आ जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, छापना ही नहीं होता, रट्टा लगा के कोई छापना नहीं होता। छापने वाला ये पूरा पहले पेपर देख लें, हम डिस्कस करते हैं। कहीं पे भी वो ये नहीं कह रहा कि जी आप बेरक्त लिखें। वो कह रहा है कि जी वो बेरक्त की क्या समझ आई है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि जी ए ने बी को बिल्डिंग दी है, बी ने आगे फर्दर एग्रीमेंट सेल कर दिया, तो एग्रीमेंट सेल के भी पे उसने सूट फाइल कर दिया, तो क्या वो सूट मेंटेनेबल है। अब वो कोई कहे कि जी वो सेक्शन 10 कोई एज इट इज लिख के आए, तो वो क्या वो नंबर नहीं देगा। वो पूछता है कि जी सेक्शन 10 एंड प्रिंसेस एक्ट आपको क्या बताता है। वो ये बताता है कि जी दूसरी कोई करंट कोई आपका एग्रीमेंट आता है, टेनेंसी एग्रीमेंट चल रहा है, दूसरा कोई एग्रीमेंट आता है, तो वो अ, बार हो जाता है। दूसरे एग्रीमेंट की उतनी देर तक कोई वैल्यू नहीं होती जब तक पहला टेनेंसी एग्रीमेंट चल रहा है। तो ये हमने मतलब ला समझना होता है, ला को रट्टा नहीं लगाना होता। ठीक है। तो आपने ना बेयर एक्ट को अच्छी तरह पढ़ना है। मैं बार बार हर बच्चों को ये कहता हूँ कि जी बेयर एक्ट समझें। बेयर एक्ट आपको समझ आ गई तो दुनिया का कोई भी पेपर पास कर सकते हैं, मतलब कोई भी लॉ का पेपर जैसा मर्जी पेपर आ जाए, उन्होंने बेयर एक्ट से ही बनाना है। उनके पास और कोई मतलब मटेरियल नहीं है, ना ही वो कोई इधर उधर से जाते हैं, वो बेयर एक्ट से ही पेपर बनाते हैं। आपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से करना है। बेयर एक्ट समझ आ गई तो कभी भी आपको वो कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। इसी जिना जुडिशल अकेडमी के इसी चैनल पे आप को मतलब सारे लॉज मिल जाते हैं, सारे लॉ, और वो भी बेहतरीन आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं, मतलब सेक्शन टू सेक्शन, वर्ड बाय वर्ड, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। एक एक सेक्शन पे मतलब एक सेक्शन पे दो दो चार चार एग्जांपल्स दी जाती हैं। आप लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पेपर वन। पेपर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में जस्ट उसने डेफिनेशंस पूछी हैं, डेफिनेशन एंड उन्होंने कहा डिफरेंशिएट। कहता है प्लज। प्लज क्या है? प्लज का हमने सेक्शन 172 कहता है कि जी प्लज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स कि जी हम डिलीवरी गुड्स देते हैं किसी को एज ए सिक्योरिटी फॉर डेट, कि जी हम लोन वापस कर देंगे। मतलब हम मैं बैंक चला जाता हूँ, अपना 5 तोला सोना दे देता हूँ, बैंक मुझे लोन दे देता है। तो मैंने जो सोना दिया है बैंक को एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, तो ये प्लज है। अब जो दूसरा कहता है हाइपोथेटिकेशन। हाइपोथेटिकेशन तो ये क्या है? हाइपोथेटिक मतलब कयास करना। कयास करना कि जी वो कहते हैं हाइपोथेटिकेशन है कि जी आप अपनी प्रॉपर्टी का जो है वो डिलीवर नहीं करते, चार्ज दे देते हैं। मतलब ये प्रॉपर ये गाड़ी है, गाड़ी से जो आमदन आ रही है वो आपके पास होगी, मतलब इधर पोजेशन नहीं डिलीवर किया जाता। जस्ट उनके मतलब डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं कि जी ये गाड़ी आपकी कस्टडी में है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्री की हद तक पोजेशन नहीं होता। तो उस गाड़ी से जो मुनाफा आ रहा होता है या चार्ज आ रहा होता है वो उसी जो लोन दे रहा है जैसे बैंक है तो उसके पास जा रहा होता है। ये हाइपोथेटिकेशन है। इसकी फिर आगे डिफरेंशियल्स बता देंगे। गारंटी इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होता है कि जी आप किसी को टू मेक द गुड लॉस, टू मेक द लॉस गुड, मतलब किसी का नुकसान को
सेव करना, ये नुकसान के अजाला करना, वो इंडेमनिटी है। जैसे इंश्योरेंस वाले कहते हैं आप इंश्योरेंस करवा ले तो हम आपको इतनी इतनी मतलब आपको लॉस होने पे आपको ये पे करेंगे। तो ये कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इसमें दो पार्टीज होती है, एक है कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कि जिसमें आपका कंट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस एंड डिस्चार्ज लायबिलिटी आप थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब अ, एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने लोन लिया मिस्टर बी से। मिस्टर ए जो लोन ले रहा है प्रिंसिपल डेटर, और मिस्टर बी जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर है। और किसकी मतलब श्योरिटी दी है अहमद ने, तो अहमद आपका वो श्योरिटी हो गया है। सिक्योरिटी दी है अहमद ने तो श्योरिटी हो गया है। तो यहाँ पे तीन पर्सन होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर, और उसके बाद क्रेडिटर, और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर वो होता है जिसकी फेवर में हम श्योरिटी देते हैं, जैसे कोर्ट है, ठीक है। और प्रिंसिपल डेटर वो होता है जिसकी फेवर में हम श्योरिटी देते हैं, मतलब जिसको लोन मिल रहा है वो प्रिंसिपल डेटर है, और जिसको श्योरिटी देते हैं वो क्रेडिटर है। और जो बंदा श्योरिटी देता है वो, मतलब जो बंदा सिक्योरिटी देता है वो श्योरिटी है, ठीक है। तो आगे आ जाता है आपका रिसीजन और रेवोकेशन। रिसीजन होता है कि जी कंट्रैक्ट आपका जब अनलॉफुल हो, या फिर आपका कंट्रैक्ट अनलॉफुल हो या वाइड हो, तो आप उसको रिसाइन करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। रेवोकेशन होता है कि कंट्रैक्ट तो ठीक होता है लेकिन बाद में आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आप उसको रिवोक कर लेते हैं। तो ये रेवोकेशन है। रेवोकेशन बाद में होता है। कंट्रैक्ट जो रिसीजन होता है, रिसीजन वेरी फर्स्ट डे से वो कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट की एसेंशियल फुलफिल नहीं कर रहा होता। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट है कि जी आपका किसी को आप अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, ट्रस्ट के तौर पर दे देते हैं कि जी फादी, मतलब किसी को प्रॉपर्टी देते हैं, और वो जिसको दे देते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए वो ट्रस्टी होता है, और किसी के फायदे के लिए दे देते हैं जिसके फायदे के लिए होती है वो बेनिफिशियरी है। जैसे शौकत खनम ट्रस्ट है, शौकत खनम के जो बी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ट्रस्टी हैं, और जो बेनिफिशियरी हैं वो आपके अ, ये कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो बेनिफिशियरी है। बेलमेंट, बेलमेंट हमने पढ़ा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस व्हेन पर्पस इज कम्प्लीट आइदर रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स है कि जब हम चीज़ दूसरा पर्सन को डिलीवर करते हैं, यदि वो जो है जब पर्पस कंप्लीट हो जाए तो वो वापस कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे। जैसे हम कपड़े देते हैं दर्जी को, तो दर्जी सिलाई करके हमें वापस दे देता है। ये डेफिनेशन वेरी इजी है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि जी मैन्युफैक्चरर लाहौर में है, एक कंपनी है जो जीन्स बनाती है। जो लाहौर की कंपनी को अमेरिका से आर्डर आता है, ठीक है। अमेरिका से आर्डर आता है और कहते हैं कि जी हमें 1,000 पीस चाहिए जीन्स के, और वो आपने देने हैं 30 दिसंबर 2020 तक। अब लाहौर की जो कंपनी है वो डिलीवरी नहीं दे पाती क्योंकि पेंडेमिक आ जाता है और लॉकडाउन हो जाता है, और फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर दी जाती हैं, सप्लाई सारी बंद हो जाती है, वर्कर्स को घर बिठा दिया जाता है। मतलब वो ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं जो कि वो फेल हो जाता है, नहीं डिलीवरी दे पाता। वो उसके अपने पार्ट पे कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट भी यही बता रही है कि जी वो जो है वो पैंडमिक की वजह से वो फेल हो गया था। तो वो अमेरिकन जो परचेजर है वो कहता है मुझे नहीं पता, वो मुझे कंपनसेशन कर दे। वो मॉनेटरी सूट फाइल का, मतलब कंपनसेशन डैमेजेस का सूट फाइल कर देता है। मॉनेटरी क्लेम, मतलब कंपनसेशन इन मनी क्लेम करता है। तो वो कहता है कि जी क्या एक ये प्ली कि जी कोविड आ गया था तो क्या ये उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आता है? तो यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आता है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है जब सरकमस्टांसेस, मतलब ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। अब सर्कमस्टांसेस वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस थे, किसी को नहीं पता था कि जी कोविड आएगा और ये हालात हो जाएंगे।
तो ये उनका कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ गया है। मैं आपको ना हल्का 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 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपने ये पढ़ेंगे तो आपको डिटेल समझ आ जाएगी, वन टू ऑल। ठीक हो गया। आ गया जी आपका रिक्विजिट ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सर्कमस्टेंस क्या है कि जी रिक्विजिट मतलब हम जब प्ली लेंगे कि जी फ्रस्ट्रेशन में आता है तो यही प्ली होगी कि जी वो हालात आप चेक कर लें आपके सामने, ही वो हालात जिसमें वो कंट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर वो कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। आगे कहता है कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और फोर्स मेजोरे क्या है। तो फ्रस्ट्रेशन तो है कि जी कंट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है, ये अब पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी अब नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कोविड चल रहा है, कोई पता नहीं है कब तक चल रहा है। अब फोर्स में जो ये है कि जी वो आपका पोस्टपोन कर देते हैं या फिर प्रोलॉन्ग कर देते हैं। जैसे अमेरिका की कंपनी और पाकिस्तानी जो लाहौर के मैन्युफैक्चरर हैं, इनके दरमियान अगर हो जाता है कि जी चलें जी आप अभी आप 2020 में नहीं दे सकते तो 2021 में दे देना, 2022 में दे देना, तो वो पोस्टपोन करते तो वो फोर्स मेजोरी में आ जाएगा, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ जाएगा। फ्रस्ट्रेशन तो है कि जी ऐसी सिचुएशन के वो अब पॉसिबल है ही नहीं, अब ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये फोर्स मेजर और फ्रस्ट्रेशन है। तो आगे कहता है फ्रस्ट्रेशन हम फोर्स मेजर की प्ली इस सिचुएशन में कोविड में हम ले सकते हैं। तो फोर्स मेजर की प्ली तो हम उन सिचुएशन में ले सकते हैं कि जब हमारे पास हमें पता हो कि जी सपोज के गवर्नमेंट जो है ना अ, वो 1 महीने के लिए पाबंदी लगा देती है कि 1 महीने के लिए आपने प्रोडक्शन नहीं करनी। तो हमें पता है दूसरे 1 महीने बाद खोल जाएगी और मतलब हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोविड है, कोविड का तो कोई पता नहीं है कि जी कोविड कब चल रहा है, कब तक चलेगा। कब तक चलेगा, 19 में स्टार्ट हुआ था, 20 में स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट 20 के स्टार्ट में, फिर 20 के मिड में ज्यादा हो गया, एंड में फिर ज्यादा हो गया और 21 में चलता रहा। 21 के भी मिड तक वो मतलब काफी मतलब पैनिक सिचुएशन थी। तो ये फोर्स मेजर उसमें आता है कि जी जब हमें सरकमस्टांसेस सर्टेन हो कि जी इतनी देर तक ये हो जाएगा। जब सरकमस्टांसेस सर्टेन ना हो तो फोर्स मेजर पे अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे ये फोर्स मेजर अप्लाई नहीं होगा। आगे जी कंट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जी ए ने लोन लिया बी से, बैंक से। अब बी जो है बैंक बैंक ए से कुछ स्टॉक ले लेती है, मतलब प्लज करवा लेता है, ए कुछ चीजें प्लज करवा लेता है और कुछ पर्सनल श्योरिटी ले लेते हैं, सिक्योरिटी ले लेते हैं सी की। ठीक हो गया। अब बैंक जो है पर्सनल सिक्योरिटी भी ले रहा है और प्लज भी ले रहा है, प्लज भी करवा रहा है। ठीक है, मतलब ए जो है कुछ सोना बैंक को दे रहा है और मतलब 10 लाख लोन ले रहा है ए फॉर एग्जाम्पल। तो बैंक को 5 लाख का सोना दे रहा है और 5 लाख की हद तक मिस्टर सी को अपना वो श्योरिटी बना रहा है। सी 5 लाख की हद तक श्योरिटी दे रहा है। अब वो आगे अगर मतलब आगे चल के कहता है कि जी अब जो बी है प्रिंसिपल मिस्टर ए जो है प्रिंसिपल डेटर ये पेमेंट नहीं कर पाता। तो बी बैंक जो है नोटिस भेजता है सी को, जो श्योरिटी होता है उसको, कहता है कि जी बेटा आपने दी थी श्योरिटी तो आप मुझे पेमेंट करें। अब जो वो सी है मतलब आपका श्योरिटी, उसने पेमेंट कर दी। ठीक हो गया। अब पेमेंट कर दी तो कहता है कि जी जब सी ने पेमेंट कर दी तो सी की रेमेडी ए के अगेंस्ट है या बी के अगेंस्ट है या किसी के अगेंस्ट भी नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। तो हाँ आगे हमारी जो प्रोविजन है ना, मैंने ये आंसर भी लिखा है कि जी सी की रेमेडी ऑलवेज लाई टू ए प्रिंसिपल डाटा। ठीक है, प्रिंसिपल डाटा के अगेंस्ट है उतनी हद तक जितनी हद तक उसने पेमेंट की है, और जितनी हद तक जो स्टॉक पड़ा होता है उधर बैंक का, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर ने स्टॉक दिया होता है उतनी हद तक उसकी रेमिटी डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। मैंने एग्जांपल दिया है कि जी सपोज के ए ने लोन लिया 10 लाख, 5 लाख का सोना रखवा दिया था बैंक को। अब सी जो है सी पेमेंट करता है बैंक को 5 लाख की या 10 लाख के तक भी कम बैंक को पेमेंट करता है। तो जो सी है
मतलब जितनी हद तक उसने मतलब पेमेंट की है, और जितनी हद तक उसका स्टॉक पड़ा था, मतलब स्टॉक, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है, ए का स्टॉक पड़ा था 5 लाख। 5 लाख की हद तक उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो चाहे पेमेंट ना करे। अब यहाँ पे ए ने जब उसको पता चलेगा तो ए ने पेमेंट ही उसको 5 लाख की करनी है। ठीक है। या उसको कहेगा कि जी आप मुझे, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है, ठीक है, और मतलब श्योरिटी कहेगा कि जी मैं, आप मुझे प्रिंसिपल डायरेक्टर का स्टॉक मुझे दें, ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, आप मुझे दें, मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ। और अगर वो पेमेंट कर देता है तो फिर वही उसने पेमेंट, जो सी है, सी ने पेमेंट लेनी है मिस्टर ए से। मतलब किसी भी सिचुएशन में वो, हमें कंट्रैक्ट एक्ट में ये नहीं बताया गया कि जी श्योरिटी की लायबिलिटी उसके पास बनती है क्रेडिटर के पास, तो क्रेडिटर के पास नहीं बनती। क्रेडिटर के पास उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है जितनी हद तक प्रिंसिपल डेटर का स्टॉक उस क्रेडिटर के पास पड़ा होता है। तो यहाँ पे जितना स्टॉक आपका मिस्टर ए का, मतलब प्रिंसिपल डेटर का, क्रेडिटर के पास पड़ा है, बैंक के पास पड़ा है, उतनी हद तक जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी हद तक जितनी उसने पेमेंट की है वो प्रिंसिपल डेटर से लेने का राइट रखता है। बाकी इसमें डिटेल बताएगी, वो आपने देखना है। आगे कहता है आपका फोर। फोर सिंपली कहता है कि जी मतलब ने शादी की 20 है और 2 बच्चे हुए। लाहौर, वो फॉरेन रहते थे। बाद में जो ए है, माँ है, वो लाहौर आ गई। लाहौर में आकर उसने मतलब जो है लाहौर में जो है लाहौर के टिकट्स, मतलब लाहौर आ गई और उसने कस्टडी मूव कर दी। कस्टडी मूव की तो कस्टडी के साथ उसने लाहौर की टिकट्स लगाई हैं और लाहौर एयरपोर्ट की इंडोर्समेंट। जब आते हैं एयरपोर्ट पे तो उनकी एंट्री होती है कि ये मुसाफिर यहाँ पे वो पहुंच गए हैं। यहाँ पे मतलब वो एयरपोर्ट्स वाला स्टाफ एंट्री करता है, तो वो उसने टिकट्स और इंडोर्समेंट आके लिस्ट के साथ जमा करवा दी है। तो जो बी है और हस्बैंड, वो आकर ऑब्जेक्शन करता है कि जी नहीं, इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, क्योंकि बच्चे इधर नहीं रहते। ठीक है, बच्चे इधर नहीं रहते, माइनर्स इधर नहीं रहते। तो वो कहता है कि जी आप इसके बारे में जजमेंट लिखें। तो जजमेंट में मैंने सेक्शन 9 को एक्सप्लेन किया कि जी सोर्स कस्टडी का वही होता है जहाँ पे बच्चे रिजाइड करते हैं। उसके बाद फिर मैंने जजमेंट लिखी है। जजमेंट आपने सिर्फ शॉर्ट लिखनी है, तो ऐसा कंप्लीट नहीं है, मतलब आर्डर ही है। जजमेंट तो कंप्लीट डिसाइड करने कहते हैं। यहाँ पे आर्डर है। आर्डर क्या है कि जी उसने सूट फाइल किया, साथ टिकट्स और इंडोर्समेंट लिखी है एयरपोर्ट्स की। साथ ही उसने मतलब दूसरा रिस्पॉन्डर रहता है, तो आकर उसने ऑब्जेक्शन किया है, तो मतलब कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो उनका रिकॉर्ड देखा गया, जो जो प्रोड्यूस किया है, और साथ ही उनके आर्गूमेंट सुन के कोर्ट ने देखा है कि जी बच्चे, मतलब एविडेंस से पता चल रहा है कि जी बच्चे लाहौर रहते हैं। और डिफेंडेंट जो है, जो कह रहा है कि लाहौर नहीं रहते, उसने कोई अपनी मतलब ऑब्जेक्शन को प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया। तो वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो प्रूव करने में नाकाम हो गया है। तो ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड और पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल है। और उसके बाद नेक्स्ट वो जो भी आर्डर है, ये आपने जनरल, मतलब कोई भी आर्डर आपने लिखना है, कोई भी आर्डर, मैं बच्चों को बड़बड़ करता हूँ, अब बेल लिख रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन डिसाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले आपने बताना है कि जी कोई एप्लीकेशन है, ये सूट आया, तो उसने बताना है कि जी एप्लीकेशन है ये इसलिए, दावा आया है इसलिए। फिर आपने दूसरी पार्टी का बताना है। दूसरा पैरा, दूसरी पार्टी आई है, अपेयर हुई है, तो उसके क्या ऑब्जेक्शन थे। तीसरा पैरा यही होता है कि जी आर्गुमेंट छोड़ दिए और रिकॉर्ड सुन लिया है। चौथे पैरे में आपने प्लेंटिव का सुन के, डिफेंडेंट का सुन के, ठीक है, चौथे पैरे में आपने बताना होता है कि जी प्लेंटिफ ने ये कहा, डिफेंडेंट ने ये कहा, ला ये कहता है। और ला ये कहता है तो मेरा ये फैसला ये है कि जी अब ये एप्लीकेशन डिसमिस होती है या एक्सेप्ट होती है, या ये सूट मतलब ये बेल एडमिट होती है या डिसमिस होता है। पैटर्न हमेशा यही रहेगा। ठीक हो गया। बस दोनों पार्टीज को सुन के आपने रिकॉर्ड और आर्गुमेंट्स हर रिकॉर्ड पर यूज, उसके बाद चौथे पैरा में आपने डिसाइड कर देना होता है मिसलेनियस एप्लीकेशन में। आ गया जी आपका चौथा, कि जी कहता है कि जी
क्या सेकंड मैरिज, कस्टडी या मैरिज, सेकंड मैरिज जो है माँ को कस्टडी से बाहर करती है, डिस्क्वालीफाई करती है? तो नहीं, उसको ऊपर सिटीजन ऊपर डिस्क्वालीफाई नहीं करती। तो उसने कहा कि जी सेक्शन 17 में आप वेलफेयर ऑफ माइनर को डिसाइड करें और फिर हम हमें बताएं। तो सेक्शन 17 को कंप्लीट लिखा है कि जी, वो कहता है सेक्शन 17 के तो वेलफेयर ऑफ माइनर क्या है कि जी बच्चे की माइनर की एज देखी जाएगी, सेक्स जाएगा, रिलीजन और गार्डियन का कैरेक्टर एंड कैपेसिटी देखी जाती है। गार्डियन की वो उस माइनर के साथ क्या रिश्ता है वो देखा जाएगा। डिसीज, माइनर की कोई डिसीज वगैरह की विश थी तो वो देखी जाती है। और उसके बाद माइनर अगर सॉफ्टवेयर में मेच्योर है तो उसकी प्रेफरेंस भी देखी जाती है। ठीक है, ये है आपका सेक्शन 17। और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, ये अभी 2023 की ही जजमेंट है, 2023 MLD 2018। उसमें यही कहा गया कि जी माँ मतलब वेलफेयर मैनर को डिसाइड एक्सप्लेन किया गया। वेलफेयर मैनर में उसने कहा कि जी उसकी उस माइनर की मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वेलबींग को देखा जाएगा। इसी तरह फिर आगे चल के उसे कहता है कि जी माँ चाहे दूसरी शादी कर भी ले तो वो अगर वेलफेयर ऑफ माइनर माँ की तरफ लाई करती है तो सेकंड मैरिज उसको डिसक्वालीफाई नहीं करती आपकी शादी से। आगे जी लिमिटेशन जो है वो कहता है लिमिटेशन बार द रेमेडी नॉट राइट। ठीक हो गया। आगे वो बताता है कि जी ये बताएंगे क्या लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। और साथ ही आप बताएं कि जी प्रोसीजरल लॉ क्या होता है और सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है। तो ये आंसर ये है कि जी प्रोसीजरल लॉ है तो प्रोसीजरल लॉ आपकी रेमेडी को तो लिमिट कर सकता है, लॉ को लिमिट नहीं, राइट को लिमिट नहीं करता। मतलब आपका प्रोसीजरल लॉ जो है आपकी रेमेडी बार करता है, राइट बार नहीं करता। प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजरल लॉ जो है ना सिर्फ हमें रूल्स बताता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि जी क्या राइट्स हैं, क्या लिबर्टीज हैं पार्टीज की। ठीक है, वो। और जो आपका प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ हमें रूल्स बताता है कि जी कैसे हमने रूल्स या प्रोसीजर बताता है कि जी कैसे हमने वो राइट या लायबिलिटी डिटरमाइन या डिक्लेयर करवानी है। ठीक हो गया। आगे ये डिटेल बताई गई है इस जजमेंट में। इसमें बताया गया कि जी आपका रिपोर्ट वो जो है लिमिटेशन जो है बार नहीं करती, मतलब डज नॉट एक्सटिंग्विश दी राइट, नॉट एक्सटिंग्विश दी राइट। आगे फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जी वाइड ऑर्डर के खिलाफ जो है वो लिमिटेशन बार नहीं है। मतलब जो वाइड डाटा होता है उसके खिलाफ लिमिटेशन रानी नहीं करती। वाइड डाटा के खिलाफ लिमिटेशन रानी नहीं करती। कहता है इट इज प्रिंसिपल दैट बार ऑफ लिमिटेशन वुड नॉट अपेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड डाटा। वाइड ऑर्डर जब हो तो लिमिटेशन जो है वो रानी नहीं करती। उस ऑर्डर के खिलाफ आप जब मर्जी चैलेंज कर दें, उस ऑर्डर के खिलाफ लिमिटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे फिर कंसेप्ट बताया गया कि जी इसकी कोई एक्सेप्शन भी है। हाँ, इसकी एक्सेप्शन है। कहते हैं एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कहता है कि जी यही जो आप कह रहे हैं कि चले वाइड आर्डर है तो उस वाइड आर्डर को भी आपने जो चैलेंज करना है वो विद इन टाइम करना होता है। कहते हैं वाइड ट्रांजैक्शन मस्ट नेसेसरीली बी चैलेंज विद इन टाइम। जैसे हम 12(2) की एप्लीकेशन है, हम कहते हैं फ्रॉड से हुई है। ठीक है, वाइड है आर्डर वो, तो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन उसका वो जो टाइम है 3 साल, तो 3 साल में ही आपने उसको चैलेंज करना है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका कुछ 8वां क्वेश्चन है कि जी क्या फैमिली कोर्ट लाजमी शेल कवरेज, लाजमी तौर पर डेजोलेशन ऑफ मैरिज में रिकंसिलेशन फेल होने पर डिक्री ऑफ डेजोलेशन वो पास करेगी? तो आंसर है यस। अगर रिकंसिलेशन फेल हो जाती है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान तो फैमिली कोर्ट शेल बाउंड टू पास डिक्री ऑफ डेसोलेशन ऑफ मैरिज। ठीक हो गया। इसकी फिर वो रेलिवेंट प्रोविजन 10 सब्सेक्शन 5 है। उसमें कहा गया कि जी इन सूट फॉर डेसोलेशन ऑफ मैरिज इफ कंसलेशन फेल फैमिली कोर्ट शेल इमीडिएटली पास दी डेसोलेशन ऑफ मैरिज। यहाँ पे वो बताया गया कि जी अगर क्रूलिटी का मतलब का भी जिक्र किया गया तो क्या फिर भी कोर्ट लाजमी तौर पर कंसलेशन और डेजोलेशन मूव कर देगी, डिग्री पास कर देगी मैरिज की, क्रोलिटी पे एविडेंस नहीं लेगी। तो यहाँ पे भी वो है कि जी अब बीवी कह रही है कि जी मैंने रहना ही नहीं है हस्बैंड के साथ,
जो मर्जी हो, मैं इसके साथ नहीं रहनी, तो वहाँ पे एविडेंस का कंसेप्ट नहीं बनता। वो चाहे क्रूरटी है, जो मर्जी कह रही है, तो वो कोर्ट जो है लाजमी डिग्री पास कर देगी। आ गया जी आपका ये ट्रांसफर का सीधा सीधा है कि जी आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे केस था उसमें, ये 2021 दिसंबर 2021 में मैं खुद पेश हुआ था। मेरी पिटीशन थी, वो मैंने केस ट्रांसफर करना था चीचा वतनी से साहिवाल की तरफ। वो एक एग्जीक्यूशन थी, एग्जीक्यूशन पिटीशन। तो यहाँ पे वो जज साहब थे, वो शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। उसके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ गई थी ट्रांसफ़र की, तो मेरी एप्लीकेशन भी उसमें आ गई थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अच्छा, ये यहाँ पे जो कंसेप्ट उन्होंने बताया कि जिसे अब आपने लिखना है सेक्शन 13 और 25 के कंटेक्स्ट में। और मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की जजमेंट, वो आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, पहले भी काफ़ी दफ़ा किए हुए है। उसमें शाहिद बिलाल हसन साहब ने कहा कि जी फैमिली कोर्ट की एग्जीक्यूशन ट्रांसफ़र नहीं होगी, फैमिली कोर्ट की एग्जीक्यूशन बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगी। कोर्ट प्रेसेप्ट भेजे जैसे मर्जी और डिक्री को एग्जीक्यूट करवाए, क्योंकि एक जब आप एजुकेशन ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फीमेल्स के लिए, फैमिली के लिए अ, मसला होता है कि जी वो दूसरे जगह पे जाएं, उनकी जान को मसला होता है, उसकी फिनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके और भी प्रॉब्लम होते हैं। तो फैमिलीज़ को, माँ को, बच्चों को दूसरे ज़िलों में ज़्यादा भेज के ज़्यादा उनको जलील ना करें। ठीक है, तो वही कोर्स खुद करे, ये उसमें था। तो यहाँ पे उसने एनईओ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, तो आपने बस सेक्शन 13 और 25 के हवाले से लिखना है बस। और उसके बाद है जी आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये है कि जी ए ने बिल्डिंग दी बी को, और बी ने किराया नहीं दिया। किराया नहीं दिया, तो सेक्शन 15 है आपका, वो इविक्शन का सेक्शन 15 की सेकंड क्लास कहती है कि जी अगर किराया पे नहीं करता, पहली क्लास ये है कि जी टेनेंसी पीरियड एक्सपायर हो जाए। दूसरी क्लास ये है सेक्शन 15 की कि जी अगर किराए पे नहीं करता, तो सेक्शन 7 के तहत उसको वो ग्राउंड बन जाती है। सेक्शन 7 जो टाइम दिया गया है, मतलब वो सेक्शन 7 कहता है कि जी वो कोई अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में टाइम लिखा गया तो उसके मुताबिक होगा, वरना हर महीने की 10 तारीख तक आपने किराया पे करना होता है। तो वो किराया पे नहीं किया, तो वो एक ग्राउंड बन जाती है इविक्शन की, जो कि सेक्शन 15 में बताई गई है, सेक्शन 15 की सेकंड क्लास में। अब वो कहता है कि जी उसने किराया पे नहीं किया, बी ने, जो टेनेंट है। तो ए ने क्या किया, ए ने इविक्शन पिटीशन फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि वो कर सकता है, सेक्शन 15 ये कहता है। अब बी जो है, बी आके लीव टू कंटेस्ट देता है, लीव टू कंटेस्ट देता है। वो कहता है कि जी मैंने तो आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। अब यहाँ पे देखें ना, वो प्रपोजिशन, मैं मोस्टली प्रपोजिशन देता हूँ, देखते हैं कि जो बिल्कुल आपका मुबहम होती हैं, बिल्कुल एम्बिगुअस होती हैं। वो जो लिख रहे होते हैं, वो जो प्रपोजिशन बना रहे होते हैं, वो उनको कोई समझ नहीं है, उसको खुद नहीं पता चला होता कि जी हमने लिखना क्या है। प्रपोजिशन तो बना के दे देते हैं, मतलब फिलासफर बन जाते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आता। पीछे भी आप काफ़ी साइटेशन देख लें, प्रपोजिशनल क्वेश्चन देख लें, तो वो बिल्कुल आपका मन है कि जी आपका वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे आप 2017 की आप देखें, तो वो आपका असलम वगैरह 2017 में, असलम वगैरह का वो कहता है कि जी किराया वगैरह का और लोन का, तो वो अपनी माँ से साइन करवा देता है। वहाँ पे ये नहीं बताया कि जी माँ उसकी जो है वो सीरियस है या नहीं है। तो मतलब काफ़ी सारी आपकी प्रपोजिशन देखते हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जी उसने कहा कि जी ए ने बिल्डिंग किराए पे दी बी को, बी ने आगे किराया नहीं दिया, तो ए ने, चूंकि मालिक है, उन्हें उसने इविक्शन पिटीशन फाइल कर दी। ए कर सकता है। बी आके उसमें अलेज करता है कि जी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुका है। तो कैसे ट्रांसफर कर चुका है वो कुछ नहीं बता रहा है। वो आगे एग्रीमेंट सेल किया है, कैसे किया है, पहले ए के साथ उसका क्या है, तो यहाँ पे वो साइलेंट है। एनीहो हमने इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है, हमें डॉक्यूमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी बी जो है अलेज करता है कि जी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया सी को, सी ने उसी मतलब ट्रांसफर पे सूट फाइल कर देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि जी मैंने बी से एग्रीमेंट
टू सेल करके मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक हो गया। तो कहता है कि जी जो सी ने सूट फाइल किया, क्या वो सूट मेंटेनेबल है? आगे कहता है डिस्कस करें इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ सिविल सूट इन कंटेस्ट ऑफ लिमिटेशन इफ एनी प्रोवाइडेड इन दी रेंट प्रिंसिपल एक्ट। तो सेक्शन वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेक्शन 10 के तहत वो लिमिटेशन वो जो है उसका सूट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इसी सेक्शन में लिमिटेशन लगा दी है। क्या लिमिटेशन लगाई है? कहता है कि जब एक एग्रीमेंट टेनेंसी एग्रीमेंट इन कंटिन्यूस है, तो दूसरा कोई एग्रीमेंट सेल का एग्रीमेंट टू सेल है या कोई दूसरा एग्रीमेंट है, वो इफेक्ट नहीं करेगा। शैल नॉट इफेक्ट द रिलेशनशिप टेनेंसी एंड टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो दूसरा कोई एग्रीमेंट है वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो जो है पहला वाला टेनेंसी एग्रीमेंट ही चलता रहेगा। मतलब ए ने प्रॉपर्टी दिया है सी को 2 साल के लिए, तो उस 2 साल के अंदर कोई और एग्रीमेंट ए का बी का होता है या ए का किसी के साथ भी होता है, तो वो जो 2 साल का टेनेंसी एग्रीमेंट है वो चलता रहेगा, उसको कोई कंट्रैक्ट इफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, जब तक वो पहले वाला टेनेंसी एग्रीमेंट दोनों पार्टीज अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ, म्यूचुअल और रिटर्न एग्रीमेंट के साथ उसको रिवोक ना कर लें। मतलब यहाँ ए और बी आपस में अगर वो पहले वाले टेनेंसी एग्रीमेंट को रिवोक कर लेते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट उसका चल सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जी ए और बी ने एज सच कोई मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट किया है, दी हुई है, और यहाँ पे ए और बी ने वो उस कंट्रैक्ट को इस स्टेटमेंट के कारण वो उस बिल्डिंग को रिवोक नहीं किया, मतलब वो टेनेंसी एग्रीमेंट स्टिल इन कंटिन्यूअस है इस स्टेटमेंट के कारण। और उन्होंने कोई उस मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट को रिवोक नहीं किया। अब रिवोक नहीं किया तो बी आगे प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जिस्ट है। अब बी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो बी का ट्रांसफर करना और सी को वो नल एंड वाइड है। ठीक है, अब नल एंड वाइड है तो सी उस नल एंड वाइड ऑर्डर पे वो आगे एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सोर्स वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मिस्टर बी की है ही नहीं। वो तो मिस्टर बी तो टेनेंट है, वो उसने प्रॉपर्टी जो दी है वो एज पर लॉ नल एंड वाइड है। ए मालिक है, ए दे सकता था, तो इन दोनों के दरमियान वो टेनेंट रिवोक नहीं हुआ, तो पहले वाला टेनेंसी एक्ट ही इफेक्ट करेगा उनकी एग्रीमेंट सेल पे। तो यहाँ पे वो बताया गया कि जी जब तक उसने नहीं किया तो सी का वो सूर जो है एग्रीमेंट टू सेल वो नॉट मेंटेनेबल। ये है आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन ये ड्यूटी थी कि ये आपको करके भेजना था, तो माजरत मेरी आवाज़ भी आज क्लियर नहीं है इसके लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।